नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब भारतीय जनता पार्टी का जो नया राजनीतिक अभियान है वो अभियान है वंशवादी राजनीति से मुक्ति, वंशवादी राजनीति के खिलाफ अभियान। पिछले 1.5-2 साल में आप प्रधानमंत्री के सारे सार्वजनिक वक्तव्यों को अगर देखें, जनसभाओं को, तो उन्होंने एक मुद्दे को निरंतरता के साथ उठाया है और वो मुद्दा है वंशवाद। प्रधानमंत्री ने लगभग अपनी हर रैली में, हर सभा में, जनसभा में ये समझाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि वंशवादी राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है और खास तौर पर जो गरीब तबका है, देश का वंचित तबका है, उसको और ज्यादा नुकसान हो रहा है। भाजपा इसी नैरेटिव को, इसी धारणा को अब देश भर में अपने संगठन के जरिए एक राजनीतिक अभियान के तौर पर पहुंचाना चाहती है। इसी बात को, उसका मूल स्वर यह है इस भाजपा के इस अभियान का कि जो वंशवादी पार्टियां हैं, जो राज्यों में सरकार में हैं वो, या जो पहले सरकार में थी वो, या केंद्र के स्तर पर जैसे कांग्रेस जिसको भाजपा कहती है वंशवादी, ये ऐसी सरकारें, ऐसे नेतृत्व वाली सरकारें जनता की नहीं, अपने परिवारों के हित की चिंता करती हैं। ये वन लाइनर बीजेपी लेकर अब कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक अभियान चलाएगी और इस अभियान का एक खाका कल से तेलंगाना में शुरू हो रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खींच लिया जाएगा और उसके बाद इसी पर अमल होगा 24 तक। भाजपा को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जिस पार्टी ने इतने बड़े बड़े अभियान चलाए हो, वो वंशवाद के खिलाफ अभियान, इसको अपना एक प्रमुख अस्त्र, अपने तर्कश का सबसे प्रमुख वाण क्यों बनाना चाहती है? इसका कारण है कांग्रेस मुक्त भारत में इस नारे में एक फील ठीक नहीं थी। आपको याद होगा शायद सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने भी इस पर एक बार सवाल उठाया था, माइल्ड टोन में ही सही, लेकिन उठाया था। तो भाजपा ने तो उसका भी परिमार्जन कर लिया। और दूसरा, राज्यों में आप देखिए, तमिलनाडु करुणानिधि और करुणानिधि के बाद स्टालिन, बसपा मायावती जी के बाद आनंद और आकाश, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर राव और उनका बेटा, ऐसे बहुत सारे हैं राज्यों में छत्रप जो परिवार से ही संचालित हैं, जिनका राजकाज, शिवसेना, बाला साहब, फिर उद्धव, फिर आदित्य, वहां ऑपरेशन करके चुकी भाजपा कल, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, पवार साहब, फिर अजीत पवार, सुप्रिया सुले। तो भाजपा को लगा ये एक ऐसा अम्ब्रेला इशू है जिससे एक ही वाण से बहुत सारे प्रतिद्वंदियों पर निशाना साध लिया जाएगा। अलग अलग नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही तंबू में के नीचे सब खड़े हो जाएंगे। अब कितना हो पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, वंशवादी राज कितना जनता को पसंद है, कितना नापसंद है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अंततः तो जनता ही तय करेगी।
कि उसको नेतृत्व कौन सा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन इसको मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान कितना सफल होता है, क्योंकि स्वाभाविक है जिन दलों को, जिन नेताओं को, जिन बड़े राजनीतिक परिवारों को भाजपा इसके जरिए टारगेट करेगी, वो भी रिटेलिएट करेंगे, वो भी उसके प्रतिरोध में अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे, अपनी अपनी क्षमता भर जमीन पर संघर्ष करेंगे। तो ये रस्साकसी अब 24 के चुनाव में आपको दिखाई देगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी मसले पर, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए और उसके बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। 2013 में कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से शुरू हुआ बीजेपी का चुनावी मंथन अब 2024 के चुनाव से पहले परिवार मुक्त राजनीति पर चिंतन करता दिख रहा है। दरअसल हैदराबाद में सजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शिविर में वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा दक्षिण में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार और 2024 के मुद्दों पर धार देना है। वहीं प्रखर राष्ट्रवाद के रंग में रंगी इस कार्यकारिणी की थीम है परिवार मुक्त लोकतंत्र। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन घोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। पीएम मोदी वैसे भी तमाम मंचों से परिवारवाद के परिवेश वाली पार्टियों पर निशाना साधते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने वंशवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अब अगर इन पार्टियों के पन्ने पलटे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है सियासी विरासत संभालने का सिलसिला। बात करें सबसे पुरानी पार्टी की तो कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के दबदबे तले दबकर रह जाते हैं तमाम चेहरे, और मौजूदा दौर में भी अध्यक्ष पद के लिए परिवार के सदस्य से अलग सोच ही नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं महाराष्ट्र में चला सियासी घमासान में भी परिवारवाद और वंशवाद की वार पलटवार हुए। शिवसेना से लेकर एनसीपी तक महाराष्ट्र की सियासत का यही सच है। बिहार में आरजेडी हो या जम्मू में अब्दुल्ला परिवार से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी हो या आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, पंजाब में बादल परिवार हो या हरियाणा में चौटाला, रालौत के चौधरी हो या समाजवादी पार्टी में यादव परिवार, ये वो तमाम पार्टियां हैं जहां पिता के बाद बेटे या बेटी को ही सियासी विरासत का वारिस बनाया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव के बाद दबी जुबान में ही सही दिल का ये दर्द बाहर आ ही रहा है। कभी भी नहीं सोचा कि एसी कमरे में रहना हो, कभी हम लोगों को नसीब नहीं हुआ, और हम लोग संघर्ष करके ही माननीय मुलायम सिंह नेतृत्व में इस पार्टी को आगे लाए हैं। और ये बात सही है, राजभाई जी ने जो कहा है, बिना संघर्ष के आगे सफलता नहीं मिलती और संघर्ष करना पड़ेगा तभी हम आगे सफल हो पाएंगे, और उसके लिए एसी को छोड़ना पड़ेगा। ये बात भी उनकी सही है, कोई दम है इसमें। बहरहाल हैदराबाद में कार्यकारिणी का मंच सजाकर बीजेपी ने बड़ा टारगेट तय किया है। राष्ट्रवाद और आक्रामक तेवर के साथ बीजेपी का प्लान दक्षिण में सेंध लगाने का है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 130 में से 100 सीटें जीतने का लक्ष्य है। वंशवाद और परिवारवाद पर मुखर होकर बीजेपी विपक्ष को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में परिवारवाद और वंशवाद होगा बड़ा मुद्दा? इस मुद्दे से कितनी आसान होगी बीजेपी की राह? ये बात ठीक है, भाजपा क्या सफल होगी नहीं होगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये बात ठीक है। अब जो भारत की नई पीढ़ी है मतदाता समूह में,
वो परिवारवाद और वंशवाद के अनावश्यक प्रभुत्व के खिलाफ है, उससे सहमत नहीं हो सकती ना। उसके स्वाभिमान को भी वो चीज पचती नहीं अब, जो पहले पच जाती थी। मुझे लगता है कि शायद पहले वंशवाद इसलिए शिरोधार्य रहा क्योंकि भारत ने देखा बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद उनका लड़का, और गांव में ननकू ने देखा कि एक ही परिवार में जमींदारी है, हमारे बाबा परबाबा उनके यहां ताबेदार रहे, बाबा रहे, बाप रहे, अब हम ताबेदारी कर रहे हैं। तो वो एक स्वाभाविक मामला हो गया। लेकिन तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। अब जो पीढ़ी है वो किसी को स्वाभाविक तौर पर जिले इलाही मानने को तैयार नहीं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अभी हमारे साथ रविंद्र पटेल जी हैं, उपाध्यक्ष यूथ रालोद, उनका स्वागत है। और ए के मिश्रा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता और अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। मिश्रा जी, भाजपा का अब फोकस पूरी शक्ति के साथ, उसके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उसके साथ हो गया कि भाई वंशवादी राजनीति से मुक्ति होनी चाहिए। और हैदराबाद का जो अधिवेशन है भाजपा का कल और परसों का, उसका भी मूल सूत्र यही है। सरल है सूत्र, चूंकि है एक ही तीर से सारे निशाने लग जाते हैं, यूपी से लेके और तमिलनाडु तक। आपकी समझ में क्या लगता है ये मुद्दा भारत के मन को कितना छुएगा? देखिए अमिताभ जी, जो आपने बोला अभी पिछले 20, 25, 30 सालों से देखिए, पहले की राजनीति को छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय छत्रप जब डेवलप होने शुरू हुए हर राज्यों में, वंशवाद भी वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। क्योंकि एक पीढ़ी ऑलरेडी पूरे राजनीति को, पूरे समाज को जकड़ के रखती है, तो वो बनी बनाई चीज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। भाजपा इस चीज को जान चुकी है या अपनी रणनीति में अपना चुकी है कि अगर एक एक वोट को इनसे अलग करना है तो हम इनके डायरेक्ट इमेज पे या इन चीजों पे प्रहार तो कर नहीं सकते हैं, तो मुद्दा क्या हो। तो उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ ही जनता की अदालत में एक परिवाद किया और उदाहरण देके गिनाने शुरू किए कि परिवारवाद के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। और ये बात भी सही है, जो पीढ़ी संघर्ष करके आती है वो ज्यादा निपुण रहती है, लेकिन परिवारवाद के कारण जो दूसरी पीढ़ी आती है राजनीति में या शासन में, वो उतना डिलीवर नहीं कर पाती है। उसका एक लाइव उदाहरण आपने महाराष्ट्र में अभी देख लिया 2-2.5 साल में। उम्मीदें बहुत थी उद्धव ठाकरे जी से, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे वाली चीजों को जो है वो उसकी पुनरावृत्ति वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो भाजपा के लिए ये मुहावरा अगर सही साबित होता है तो परिवारवाद है, यानी मतलब कि जड़ को सींचने से ही पेड़ में फल और पत्तियां वगैरह सब पल्लवित होती हैं। तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, मास्टर मुद्दा या जड़ जिसपे कुठाराघात किया जाए तो बड़े से बड़ा वट वृक्ष भी खत्म हो जाए। क्षेत्रीय छत्रप अपने एरिया में वट वृक्ष की तरह है, उनकी पत्तियां और टहनियां तोड़ने से भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी, तो वो उन्होंने जड़ काटना शुरू किया। इसलिए ये परिवारवाद को सेंटर में रख करके इससे देखिए कितने चीजें सिद्ध कर रहे हैं। एक तो जनता को, उन्हीं के वोटरों को, सपोर्टर को वो तोड़ रहे हैं जो असंतुष्ट हो रहे हैं। जो नए वोटर हैं उनको अपनी तरफ कर रहे हैं, जो नए वोटर हैं राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि तुम्हारे एरिया में जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा तुम्हारा विकास नहीं होगा, राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमारी आइडियोलॉजी पे आइए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि सीधे जड़ पे प्रहार करने वाला मुद्दा है। पक्ष विपक्ष हर तरफ से जो है इनको बेनिफिट हो रहा है जी, तो इसलिए ये परिवारवाद को मुद्दा बना रहे हैं। जी ठीक बात है। रविंद्र पटेल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका स्वागत है। रविंद्र पटेल जी,
मैंने जो एक व्याख्या की थी, चरण सिंह जी जब राजनीति में आए वो परिवारवाद से नहीं आए थे, लेकिन उस समय का भारत परिवारवाद को भी सिर झुका स्वीकार करता था। क्या वो कहते थे भैया यही शासन करेंगे और कौन करेगा, हम तुम थोड़े न करेंगे। तो उसका लाभ अजीत सिंह जी को मिला, जितनी उनकी क्षमता थी, जितना उनका पात्र था उतना भर पाए पानी, बाकी फैल गया। जयंत चौधरी के आते आते तक भारत का मन बदल गया, मिजाज बदल गया। अब जो पीढ़ी है वो कहते ना जी, पात्र हैं तो ठीक है, आप कैपेबल हैं तो सिरमाते, कैपेबल नहीं है तो किसी आइडेंटिटी के कारण आप महत्वपूर्ण नहीं होंगे हमारे लिए। भाजपा शायद उसी मानसिकता को समझ गई, इसलिए उसने एक अस्त्र के रूप में देश भर में चलाने की कोशिश की है। रविंद्र पटेल जी। सर, आपने बात तर्कों से की है तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। जी जी जी। देखिए, किस वंशवाद और किस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हमको यह भी समझना होगा। जी, देश के आजादी के पहले आप ही कह रहे थे कि देश की आजादी के पहले का जो मापदंड था, वहां पे लोग संघर्षों से आए और उनकी एक पहचान बनी। उसके पहले राजतंत्र था या शायद कह लीजिए अंग्रेजों का शासन था। लेकिन 1947 के बाद या 50 के बाद जब जो नेता थे वो 50 60 60 65 साल 45 साल के थे, और 70 और 80 के दशक आते आते उन्होंने अपने परिवारों के बच्चों को आगे निकाला। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी किस परिवारवाद की बात करती है? मैं कुछ चंद उदाहरण देना चाहता हूं जी। अब उत्तर प्रदेश की हम राजनीति करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में चर्चा करता हूं। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह, ठीक है। हमारे यहाँ मिर्जापुर जिले के ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह, हमारे मिर्जापुर जिले से राजनीति करके आगे बढ़े राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, लखनऊ के टंडन जी के बेटे गोपाल जी टंडन, शरद त्रिपाठी जो अब सांसद नहीं रहे, उनके बेटे, उनके पिताजी। ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है सर। इसमें गिनाना शुरू करूंगा तो पूरा भाजपा नंगी हो जाएगी। ये सिर्फ बातों के धनी हैं और बातों से गुमराह करते हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं आता। मैं इस बात को मानता हूं कि आज मैं संघर्ष कर रहा हूं, पॉलिटिकल सफरर हूं, नौजवान हूं, और मैं किसी मुकाम तक पहुंचता हूं। और मेरे संघर्ष से, चूंकि हर पुत्र अपने पिता को पहला हीरो मानता है, अगर वो मुझे अपना हीरो मान करके और मुझे अपना आदर्श मान करके मेरे संघर्षों को अपनाता है तो इसमें बुराई क्या है? अगर उसका उत्तराधिकारी अयोग्य है, हम कहते हैं हैदर अली एक सामान्य सैनिक के बेटे थे और वो मैसूर के शासक बने। उनका बेटा टीपू सुल्तान बहादुर था, तसोड़ा टीपू सुल्तान, अगर वो बना तो क्या बुराई थी? अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है तो क्या बुराई है? और हम कहते हैं अयोग्य, आप योग्यता और अयोग्यता को पैमाना बनाइए। और क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे? आदरणीय मोदी जी की उम्र मान लीजिए 65-70 साल है, अब इन्होंने शादी ही नहीं की है, लेकिन जो इनके जी ठीक है। रविंद्र पटेल ने जो बातें कही वो, उसमें एक बात है जिस पर मैं टिप्पणी करूंगा, बाकी का उत्तर भाजपा देगी। ठीक है रविंद्र बाबू, आगे बात, आगे मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं, वंशवाद किस पर हम बहस करने आए हैं। मेरे लिए जिला अध्यक्ष का बेटा शहर अध्यक्ष होना हो गया पर बहस करने नहीं आया। मैं बहस इस पर करने आया, चरण सिंह जी, अजीत सिंह और जयंत, जो परिवार में होगा टॉप पोस्ट पे बैठेगा वही नियंत्रक होगा, चाबी उसी के पास रहेगी। जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रेहान बाड्रा, ये कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। छोटी कुर्सी नहीं, जो सबसे बड़ी कुर्सी है सो ला के डालो बाहर, इनके लिए पैदा होते ही ये उस कुर्सी पे जाएंगे। बड़े बड़े बादल साहब, सुखबीर वहां जनरल सेक्रेटरी थोड़ी बनेंगे, सुखबीर तो चेयरमैन ही बनेंगे। रुक जा भाई, रुक जा बाबू, ठीक। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक। एम करुणानिधि, स्टालिन, आप समझ गए। इसलिए हम बहस जब लाते हैं तो इतनी हल्की भी नहीं लाते कि उसको ओम प्रकाश सिंह के लड़के अनुराग सिंह से इक्वेट करके कोई काट दे। इसलिए नहीं आएंगे दोबारा में, तब तक और तर्क सोच के रखो, ठीक। मैंने बताया कि चरण सिंह टिकट बांटेंगे, फिर अजीत सिंह बांटेंगे, फिर जयंत बांटेंगे। क्यों भाई? मिर्जापुर में जिला उपाध्यक्ष हो या के रालोद के, कोई आपत्ति नहीं होंगे ना।
मूल बात है कि जमींदारी प्रथा में भी तो यही होता था कि भाई लड़का होगा तो वहीं बैठेगा उसी आसन पर। यही वंशवाद है जिसके खिलाफ भाजपा अभियान चला रही है और देश का मानस बदल रहा है मित्र, ये भी जान लीजिए। कैसे बदलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन बदलता दिख रहा है। कौशल कांत जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ अमिताभ जी। जी, रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि अगर हम नाम गिनाएंगे तो भाजपा नंगी हो जाएगी, भाजपा तो खुद वंशवाद से घिरी है। अमिताभ जी, पहले तो मैं आपसे और अपने साथियों से क्षमा चाहता हूँ कि दिल्ली में बारिश थी और मैं ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए मैं लेट ज्वाइन कर पाया। कोई नहीं भाई, मैं आपकी बातें सुन पा रहा था जी। तो इसी का नाम राजनीति है अमिताभ जी, कि अगर कोई विपक्षी अच्छा काम भी करे तो उस अच्छाई में भी कितनी कमियां निकाली जा सके, वो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। हम सबको पता है कि परिवारवाद की वजह से जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसको हमने देखा है। कांग्रेस में हमने देखा परिवारवाद को, जिसने इतने सालों तक राज किया। और अगर आपके इंट्रो में भी बहुत बताया गया कि हर प्रदेश में जो लोकल पार्टियां हैं वो पूरी तरह से वंशवाद से ग्रसित हैं। एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी परिवार के लोग आपके अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के, उसी परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, एमएलए, सारी पोस्ट एक ही परिवार सेंट्रिक रहती है। ये एक ज्वलंत एग्जाम्पल है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करता है। और हमारे मित्र जो भी बोल रहे हैं और अपोज भी करेंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि चाहे राजनीति के लिए ही मान लें, पर दिल से हाथ रख के तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जनता के फायदे के लिए कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। और जिस परिवारवाद का नाम ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवारवाद में भारतीय जनता पार्टी शायद एक अकेली पार्टी है, शायद इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, जहां पर हम या कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस समय किस स्टेट का कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। संगठन ही सब डिसाइड करता है और संगठन की यही क्षमता ही इस लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी ताकत है। और मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसको समर्थन करना चाहिए। विपक्ष ठीक है, अपोजिशन कर सकता है। 100 एक्सेप्शंस भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है हो चुकी है लोगों की इच्छा से, आप लोगों की दुआओं से, तो उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर क्या वो डिसीजन मेकिंग में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि ये लोकतंत्र है लेकिन पार्टी बेस्ड है। यहाँ पे पार्टी का संगठन जो है सरकार के ऊपर आता है और पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन क्या बनेगा। अगर बीजेपी को हटा दिया जाए तो सारे जो भी दल हैं, कांग्रेस से लेके सपा हुए, बसपा हुए, आपने नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट सब बता डाला, सब जगह अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उन्हीं का परिवार का आदमी ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये जो घोर परिवारवाद है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है, बात उस परिवारवाद की। ठीक बात, मुझे लगता है कुछ कहना ठीक है कौशल जी, रविंद्र पटेल कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा। बहस उत्तर प्रदेश पे थोड़ी सी आई है तो एक बात ध्यान आ गई। एक देश की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका ने एक द फैमिली ट्री करके एक कवर स्टोरी की थी रविंद्र, उसमें बताया था शायद 27-28 जो वयस्क थे 25 साल से ऊपर वाले हैं, सब लाल बत्ती पे थे। मतलब जो सबसे छोटा मुलाजिम बनाया गया वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष, उसको भी दे दी। बोले कल ही 25 हुआ, बोले चलो ससुर इसको जिला पंचायत दो, बत्ती तो लाल कसाओ इसको भी कम से कम। क्या हम आपकी बात मान लेते हैं? उनके सबके मन में देश सेवा का जज्बा बहुत हिलोर मार रहा था। वो लोग बार बार घर में रार कर रहे थे कि नहीं हमें देश सेवा करना है, हमें देश सेवा करना है, हमें भी कराओ देश सेवा, भैया कर रहे हैं हम भी करेंगे, मान लेते हैं। लेकिन आस पास के जिलों के और लड़के भी है, वो करे भैया 5 ले लेते, 10 ले लेते,
25 न लेते, 15 इधर दे देते, तो 10-20 जिले में और लड़के भी देश सेवा कर लेते। हमारी भी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, देश सेवा का मौका ही नहीं दिया। मसला यहां पे है। रविंद्र पटेल सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कौशलकांत मिश्रा जी बोल रहे थे कि विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, करना चाहिए और सारी बातें। देखिए, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, शब्दों के जाल बुनते हैं। हम भी जब मंचों पे चढ़ते हैं तो बड़ी तालियां बजवाते हैं। हम लोग भी अपने यहाँ के अच्छे फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। लेकिन कहने का जो असर है कि हम जानना चाहते हैं कि अमित शाह जी के पुत्र जी का क्या योग्यता था जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। और आपने बात कही, मैं जरा डिटेल में जाऊंगा, मुझे रोकिएगा मत क्योंकि फ्लो टूट जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने गठबंधन के साझेदार दलों से नाता तोड़ लेगी? क्या वो अपना दल यस के अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल से रिश्ते तोड़ लेगी कि जो एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रदेश मंत्री हैं, एक सांसद है और एक एमएलसी है? और क्या निषाद पार्टी से गठबंधन तोड़ लेगी कि जो पिता और पुत्र दोनों सदन में हैं? क्या वो नीतीश कुमार और जो उनके और साझेदार लोग हैं, जहां देखिए हमारा मीठा आपका नीतीश कुमार के परिवार में कोई नहीं राजनीति में ना, कोई और कोई मुख्यमंत्री नहीं। देखिए सुनिए सर, हम कहते हैं, सुनिए, कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं एक लोकतंत्र की जिस बात कर रहे हैं कि लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं बाकायदा, आप ये बताइए आप ये मानते हैं, क्या खुले कंठ से स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पे लोकतंत्र बहाली है? इसको आप स्वीकार करेंगे? वहां सिर्फ वहां पे एकांतवाद है, वहां पे कौशलकांत उत्तर देंगे। ठीक है, कौशलकांत उत्तर देंगे। कौशलकांत जी, लेकिन अभी रुकना होगा, अभी रुक जाइए, बस आगे बात। ए.के. मिश्रा के पास में एक सवाल लेके चलूंगा एक टिप्पणी के साथ। हम लोग बहस को भटका देते हैं क्या? एक भटकार का बिंदु है। मैंने कहा इस पर आपत्ति ही नहीं। नगर पालिका का कोई मेंबर हो गया, कोई विधानसभा में चला गया, कोई लोकसभा, ठीक, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ इसमें है कि किसी के गर्भ से पैदा होने वाला बालक, अरे रुको भाई, पैदा होने से, ए.के. मिश्रा जी, पैदा होने से पहले ही उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या सुप्रीमो तय हो जाता है। बोले कौन होगा सुप्रीमो? बोले जो इनसे पैदा होगा, स्त्री हो पुरुष हो, वही सुप्रीमो होगा। आपत्ति इसमें, सिपाही में आपत्ति कहां है? 10,000 सिपाही आप भी 4 भर्ती कर दो अपने लड़के, हु केयर्स? और एक चीज मिश्रा जी, ये भी एक सवाल है जो रविंद्र ने उठाया, ये भी पब्लिक डोमेन में आता है, इस पर भी उत्तर आना चाहिए। बाकी फिर कौशलकांत उत्तर देंगे राजनीतिक आरोपों का। उन्होंने बात कही जय शाह की, लोग बचते हैं उस पर टिप्पणी करने से। अरे भाई रुक जाओ दादा, मेरे इतना फास्ट मत भागो ना, मेरे साथ नहीं चलेगा। नहीं, बात उठाई तो उसका उत्तर सुना, और तो कोई उत्तर देने की हैसियत में भी नहीं रहेगा। और आपने उठा भी दिया, और बड़े नेता उठाएंगे भी नहीं डर के मारे। आप अभी नौजवान हो तो उठा दिया, और वो उत्तर तो कोई देगा ही नहीं, मेरे मैं ही दे सकता हूं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। मिश्रा जी, इसमें आपत्ति कहां कि यादव परिवार का दूसरा बेटा कितना बड़ा कारोबारी है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हुई कभी? नहीं ना जी, बताइए। कभी आपत्ति नहीं हुई? आप वंशवाद वहां नहीं होगा। आप क्रिकेट फेडरेशन, ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती के और काय के फेडरेशन के चेयरमैन है, अच्छी बात है भैया, वो बनो चेयरमैन। मसला सिर्फ इतना हो रहा है कि पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा क्या आपका बच्चा, ये मैं समझना चाह रहा हूं जी। देखिए अमिताभ जी, एक चीज बता दे, हमारे समाज क्या दुनिया के पूरे समाज का जो संरचना है जी, उसकी इकाई है, चाहे जनगणना हो चाहे जो भी हो, परिवार ही होता है। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि जब परिवार ही पूरे राष्ट्र का और समाज की संरचना का आधार है तो आप परिवार को हटा देंगे। आपने सही कहा, आपत्ति हमें इस चीज से नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा मेहनत करके कंपटीशन क्वालिफाई करके, या एक कलेक्टर का बेटा कंपटीशन क्वालिफाई करके अपने मेहनत से जो है वो आ जाए। लेकिन आपत्ति इस पे है कि परिवार में एक आदमी आईएएस हो गया तो अब कौन होगा जी? अब हमारा बेटा होगा, वो भी बिना पढ़े लिखे, मसी कागज छुइयो नहीं, क्लास 1 में जाए या ना जाए। आपत्ति इस चीज पे है जब एक ही परिवार के फुआ बुआ ताया ताऊ 100 से ज्यादा लोगों को लाल बत्तियां मिल जाती हैं।
लाल नहीं मिली तो कोई और रंग की कुछ न कुछ नहीं मिला तो 2 सिपाही तो जरूरी मिल गए डंडा लेके आगे पीछे चलने के लिए। बात जब परिवारवाद की होती है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे कहने का मतलब यह होता है कि अजगर की तरह लोकतंत्र को जकड़ लेना, पूरे सिस्टम को जकड़ लेना। एक परिवार जब अजगर रूपी जो है राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, और एक पत्ता भी बिना परिवार के मन का ना हिले, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य किसी पद पे हो या ना हो, तो वो खतरनाक हो जाता है राष्ट्र के लिए। तो एक ग्रेटर टारगेट आप देखिए, राष्ट्र भी अपने को चलाना है, न कि केवल एक परिवार को ही हमें जो है एकदम उसकी वंदना करनी है। राष्ट्र चलाना है, उसके लिए कितना परिवारवाद हो, जो योग्य है खैर वो तो कैसे भी आ जाएंगे, परिवार होने के कारण थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं वो आएंगे ही आएंगे। जी ठीक बात है। हमारे साथ केवी त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर केवी त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका बड़ा इंतजार था इस बहस में, क्योंकि ये बहस बिना कांग्रेस के हो ही नहीं सकती। बाकी तो बच्चे हैं, पितामह कांग्रेस है। अब रविंद्र पटेल कितना बहस करेंगे बताओ, उनकी पार्टी में एक ही परिवार है और उसमें कुल 3 मूर्तियां हुई अभी तक, चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी और अब जयंत है, तो बाकी क्या कहेंगे। और मिर्जापुर तक मेरी रुचि नहीं, जहाँ के रविंद्र कहेंगे देखो भैया उस मोहल्ले में उनके चाचा हैं, उसमें भूपा है, क्या फर्क पड़ रहा है, इतने मोहल्ले सब लोग लगे रहो। एक बात मैं बताऊं, पीड़ा कहाँ पर है इसकी, जिसको बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। आप ऐसा कह सकते हैं राजनीति कर रहे हैं, वो सन्यासी तो है नहीं। पीड़ा यहाँ पर है, एकनाथ शिंदे के एक मित्र, ये सवाल के भी त्रिपाठी आपके पास लेके आऊंगा, लेकिन सुन रविंद्र आप लेना ध्यान से, ताकि आपका वो उत्तेजना शांत हो जाएगी, शमन हो जाएगा उसका। इससे एकनाथ शिंदे के एक मित्र से मैंने पूछा कि क्या जल्दबाजी थी, वहां भी तो बाद में कह दिया था सीएम के लिए, क्या? उन्होंने कहा ना, तब कहा जब तीर कमान से निकल गया भाई साहब। बोले एकनाथ शिंदे को उद्धव तक पे कोई दिक्कत नहीं थी, चलो उद्धव को भी 5 साल ढेल लेंगे, क्या हम उद्धव के नीचे खड़े हैं, ठीक है, उद्धव बड़े नेता। बोले लेकिन हमको दिख रहा था कि उद्धव जब अशक्त होंगे तो आदित्य ठाकरे टेक ओवर करेंगे, तो बोले हमारा तो फिर पंचतत्व में विलीनीकरण हो जाएगा तब तक। ये समस्या होती है, समस्या यहां पे आती है। जवाहरलाल जी सिरमाते, चलो अब जब तक जवाहरलाल जी रहे वो सिरमाते रहे, फिर बोले ना उनके रहते अब इंदिरा जी भी सिरमाते हो गई, तब कई लोगों की पीढ़ियां गुजर गई उसी में। इंदिरा जी नहीं तो फिर बोले अब संजय जी रहेंगे, ये चलाएंगे, और ये फर्स्ट नेम से सबको बुलाएंगे, आईके को भेजो, एनडी को बुलाओ। अब आईके गुजराल, एनडी तिवारी, बताइए वो करे मैं जवाहरलाल जी के साथ रहा। संजय गांधी कहते थे आईके को भेजो, एनडी कहाँ है? फिर उनसे निपटे तो राजीव गांधी, फिर सोनिया जी, अब राहुल जी, प्रियंका जी। तो आदमी कहता है कि भाई साहब कहीं सांस मिलेगी कि नहीं। उस चीज को बीजेपी कैपिटलाइज कराने की कोशिश करी, उस गुस्से को, उस नाराजगी को। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए थोड़ा और घाटे का सौदा होगा? अमिताभ जी, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री जी के पास कोई ऐसा बहुत मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसा मुद्दा ला रहे हैं। अगर जो हम भारतीय परिवार की संरचना देखें तो वहां से भी ये चीजें निकल के आती हैं कि जिसके अंदर जो कैलिबर होगा, जो स्किल होगी, वो उसी हिसाब से काम करेगा। गांधी जी ने जो एक अवधारणा दी थी जिसमें उन्होंने कहा था वकील और नाई का वेतन समान होना चाहिए और हर काम को बराबर सम्मान होना चाहिए, उसके बाद भी वो वर्णाश्रम के समर्थक थे, इस नाते कि जो काम पिता करता है, जो काम परिवार में होता है, वो बच्चे को परिवार से सीखने को मिलता है। इसलिए जो हमारे समाज की बुनियादी व्यवस्था है उसमें कहीं ऐसा नहीं है। दरअसल कांग्रेस को टारगेट करने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इतने कठिन समय में जब देश में एक ऐसा उन्माद का दौर चल रहा हो, उसमें भी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके गुण और विशेषताएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको वो चीज खैरात में मिली हुई है कि इतनी बड़ी पार्टी जो इतने लंबे साल तक रही है, इतना बड़ा उसका इतिहास है, और वो अभी भी उसका कार्यकर्ता राहुल जी को अपना नेता मान रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा। दरअसल बीजेपी का ये उछाला हुआ एक चालाक नारा है
जो देखने में ये लगे कि कांग्रेस को कटघरे में घेर रहे हैं, लेकिन कटघरे में आप घेर रहे हैं। मैं तो फिर बड़ी संजीदगी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को चूंकि परिवार की समझ नहीं, इसलिए वो बार बार परिवार ठीक है। एक चीज में कह के फिर बीजेपी वाले उत्तर देंगे, वो आप लोगों को मैं टू विंडो करूंगा, आप लोग आपस में लड़िएगा थोड़ी देर। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, क्षमता हो, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, और ये बात इनको भी ध्यान से सुननी चाहिए, रविंद्र पटेल को। चौधरी चरण सिंह की जैविक विरासत अजीत सिंह को आई, बेटा थे उनके, ठीक। सामर्थ्य मुलायम सिंह में थी, तो चरण सिंह की विरासत मुलायम सिंह के पास आके टिकी। अंततः घूमते घूमते अजीत सिंह नहीं संभाल पाए। गंगा को संभालने के लिए भगीरथ चाहिए, भगीरथ होना चाहिए ना, आप संभाल ही नहीं पाए, हो गए किनारे। 8 राज्यों से चले और 2 जिले तक आ गए। दूसरी बात, एमजी रामचंद्रन की विरासत जानकी रामचंद्रन नहीं संभाल पाई, जो उनकी कानूनन पत्नी थी और अध्यक्ष बनी थी। सामर्थ्यवान जयललिता ने विरासत जीती भी जाती। एक दूसरी बात जो आपने कही कि वो देश के चहेते हैं और अच्छे से काम उन्होंने सीखा है परिवार से राजनीति को, ठीक बात है। अभी आप ही के पार्टी के किसी नेता ने को तकमीना लगा के कहीं डाला था, मैंने उसको कहीं उद्धृत भी किया था कि जितने चुनाव उनकी लीडरशिप में या उनकी सक्रियता में हुए हैं राहुल जी की, उनमें से मोर देन 85% हार गए। और कोई लड़का होता तो उसको निकाल बाहर कर दिया होता आप लोगों ने अब तक, है? ऑटो के भी पैसे नहीं दिए होते, कान पकड़ के निकाल दिया होता। वो तुमको आते ही जाता नहीं, हराए पे हराए जा रहे हो, उसको फिर तो मंच नहीं मिलता ना मित्र। आप ही मान लो होते चुनाव के इंचार्ज और 10 चुनाव में से 9 हारवा देते, उसके बाद केपी त्रिपाठी आपको सिटी बस में ही जाना पड़ता, ऑटो को पैसा नहीं देते ये लोग, और कहते दोबारा दिखना नहीं यहां। 2 बार रविंद्र पटेल चुनाव हार जाए, तीसरी बार इनको जयंत घुसने नहीं देंगे, टिकट छोड़ो, बोले तुम किसी लायक ही नहीं, भाग जाओ यहां से। क्या वो 27 बार हारेंगे तो भी 28वीं बार होगा देश का नेता कैसा हो भैया, मेरे जैसा हो। क्या समस्या यहां पर है, अवसर की समानता नहीं ना भाई। शैलजा का कौशल कांत जी, हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं, देश गंभीर स्थिति में है, इसलिए आप कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, राहुल जी को टारगेट करने के लिए, प्रियंका वाड्रा को टारगेट करने के लिए मुद्दा ले आए हैं। अमिताभ जी, ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के बारे में आज हमने चिंता शुरू की है, ज्यादा कर दिया। हम जानते हैं अयोध्या 500 साल से देश में चल रहा था, लेकिन जब आपको समझ में आएगा अब अयोध्या पे चलना है तो फिर चलना ही है, हमने तो देखा फिर सब अयोध्या चले जी। तो अब आ गई है वो लाइन कि भाई अब परिवारवाद पे चलना है तो चलना है जी, बिल्कुल जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम यहाँ पे बैठे सभी रिप्रेजेंटेटिव किसी न किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं और राजनीति करते हैं तभी शायद यहाँ बैठे हैं। तो बात यह है कि आप कौन सी राजनीति करते हैं, क्या सकारात्मक यानी पॉजिटिव राजनीति करते हैं या नेगेटिव राजनीति करते हैं। परिवारवाद जैसे इशू को उठाना हम आप एग्री करेंगे, विपक्षी शायद नहीं एग्री करेंगे, एक पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। और उसके बाद भी अगर हमारे मित्र लोग उसमें कमियां खोज रहे हैं तो वो खोज सकते हैं, उनकी अपनी प्रवक्ता की मजबूरी हो सकती, मेरी भी मजबूरी होती, मैं भी बोलता हूँ, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात बोलना भी चाहिए, प्रवक्ता को तो बोलना भी चाहिए जी। और जो कह रहे उन्माद का दौर आया, ये उन्माद का दौर आया क्यों? परिवारवाद के, वंशवाद के विष को छुपाने के लिए जो तुष्टीकरण का हलाहल छोड़ा गया, उसी वजह से देश का ये हाल हुआ है। और जब हम उस हलाहल को पी करके नीलकंठ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और जो आपने कहा भागीरथ नहीं होंगे तो पूरी तरह से दिख रहा आ जाएगा। सर प्लीज, भागीरथ नहीं होंगे तो प्रलय आ जाएगा। तो भागीरथ को होना पड़ेगा, इस हलाहल को पीना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक कारणों से ही सही नीलकंठ होने के बजाय आप गिरगिट दिख रहे हैं। प्लीज त्रिपाठी जी, मैं
कौशल जी, मैं ये एक प्रश्न पूछ देता हूं कि आपकी पार्टी में कितने नेताओं के पुत्रों को टिकट मिला है और कितने विरासत संभाले हुए हैं? चलिए मैंने ये बात अपने, आप लेट आए, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भी ये कहा था कि इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, हो सकते हैं, पर वो पूरी पार्टी के निर्णय को नहीं डिसाइड करते। वो ये नहीं डिसाइड करते कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कब तक चलेगा ये? अमिताभ जी, मैं एक बार कौशल जी, आप दोनों को मैदान मिलेगा, कहीं जाइएगा नहीं, अभी दोनों आपको लड़ना है, ये अपनी एनर्जी होल्ड रखिए। एक बात कह के मैं फिर आपको मंच देता हूं, दोनों मित्रों को अंतर देखिए, ये अंतर बताना जरूरी है। एक दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी सबसे बड़े नेता बीजेपी के हुए, उस दौर में वाजपेयी जी थे तब भी, उनका औरा बहुत बड़ा हुआ आडवाणी जी का। बाकी इतिहास में है 2009 का चुनाव उनकी लीडरशिप में हुआ, वो उम्मीदवार घोषित किए गए, पार्टी बुरी तरह पराजित हुई तो टॉलेस्ट लीडर को बहुत विनम्रता के साथ बता दिया गया कि आपका कार्यकाल समाप्त हुआ। ठीक, सिर्फ इसी बात की बहस है और किसी बात की नहीं। क्या कोई राहुल जी को बता सकता है, सोनिया जी को जाके, कि आपका कार्यकाल समाप्त हुआ? प्रियंका जी, अब केबी त्रिपाठी चार्ज लेंगे? जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र के लिए चरमोत्कर्ष हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसी की लड़ाई है। बीजू पटनायक से कोई कह सकता है कि नवीन पटनायक की जगह रविंद्र पटेल को बना दो। अजीत सिंह से कोई कह सकता था कि भाई जयंत की जगह रविंद्र को बना दो? नहीं ना। मिर्जापुर का जिलाध्यक्ष बना दिया, ये कोई परिवारवाद है क्या यार? आप तुलना भी तो गलत करते हो, इसीलिए आप पिट जाते हो बहस में। तर्क तो दुरुस्त लाओ महाराज। ये सुरजेवाला वगैरह ये लोग बताते नहीं कुछ आप लोगों को, इतने बड़े बड़े सब वकील बैठे कि कुछ ज्ञान की बात बताएं जो कम से कम अकाट्य हो। आप राहुल गांधी से इटावा के नगर अध्यक्ष का इक्वेट करोगे कि देखिए उनके बाप जिलाध्यक्ष, ये नगर अध्यक्ष, राहुल गांधी का केस बराबर हो गया? अरे नहीं भाई, कोई दूसरा उदाहरण है जो इतनी पराजय के बाद भी सर्वोच्च आसन पर ही रहे? नहीं ना। इसी का तो बीजेपी फायदा लेना चाह रही है, और यह बात सबके मन में भी है, सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन में है। सच्ची बता रहा हूं त्रिपाठी जी, आप यहां तो खैर ठीक है आप कहोगे, लेकिन कार्यकर्ता हमको मिलते हैं, नेता वो कहते हैं भाई साहब अब हम तो बोल नहीं सकते, अब क्या करें, कहे कौन? सच्ची बात है मिश्रा जी, बात सच्ची है कि नहीं? जब नेतृत्व परिणाम नहीं देता है तो कार्यकर्ता बहुत दुखी होता है और वो 10 जगह जाके चुपके रोता है। वो इनके प्रवक्ता चीजें होती हैं, डिबेट के बाद होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद अपना ये दर्द व्यक्त करते हैं। जी सर, रो तो भाजपा के लोग भी रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में टिप्पणी होनी चाहिए तो ना। उनके लिए आपका कंधा, आपके लिए उनका कंधा, ठीक है। दोनों हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, और हमारा हिंदू धर्म में व्यक्ति की, पुरुष की पूर्णता ही उसके पुरुष और महिला की एकता से है। हमारा ईश्वर भी जो है अर्धनारीश्वर है, इस महिला और पुरुष की एका से है। और जो आज स्थिति है कि जो एकांगी, हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि अगर बिना हल्दी लगे, बिना ब्याह शादी के अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। यह हिंदू धर्म की मैथोलॉजी थी। और आज क्या है कि आज हमारे लोग बहुत बड़े बड़े धर्मवीर और बहुत बड़े बड़े योग्य शासक बने बैठे हैं। जिनका परिवार होगा वो परिवार के बारे में सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा। बस देखना यह है भारत देश की जनता को कि जो व्यक्ति है उस कहीं कलंकित तो नहीं है, कहीं दोषी तो नहीं है। अगर भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में किसी को अधिकार दिया गया है कि वो पागल और दिवालिया ना हो, वो कहीं से आरोपित ना हो, तो ऐसे इस बात का ध्यान रखना है। और मैं आपके तर्क से सहमत हूं
कि कोई पारिवारिक काकस इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन अब ये कहिए कि मेरा बेटा अगर मेरा उत्तराधिकारी बन जाता है और उसके अंदर तमाम योग्यताएं हैं तो क्या इतराज है? आज जयंत चौधरी, मैं एक सेकंड सर बोल दूं, आप इतनी देर बोल रहे थे, मुझे बाद में बोलने का मौका मिला। चौधरी चरण सिंह के तीसरी पीढ़ी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, आपके चैनल से कहता हूं, आप बहुत बखूबी जानकार हैं, वरिष्ठ हैं। आप बताइए, इतने कोई एक बार गांव का प्रधान रह लेता है, भ्रष्टाचार का आरोप हो जाता है, जेल काट आता है। ये 3 पीढ़ियों का समागम है और आप बताइए भ्रष्टाचार कहीं आरोप हो? पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं और अपनी बात को तर्कों से रखते हैं। हम कहते हैं अगर चुनाव जीतना हारना यही पैमाना है, अगर यही पैमाना है तो 1980 के पहले भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, तब हाँ ठीक है, आगे बात आगे। रुक जाओ भाई, आ रहे हैं। 1980 से पहले भाजपा को कोई नहीं पूछता था, अब आपको नहीं पूछ रहा। यही पैमाना है, केवल चुनाव जीतोगे तो पूछे जाओगे, नहीं तो घर में बैठो है और इतिहास पढ़ो। ठीक, खरी बात है, इतिहास पढ़ो बाबू, है माला की अपेक्षा मत रखो। 1980 से पहले उनको कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? अब आपको कोई नहीं पूछेगा। 8 राज्यों के नेता थे चरण सिंह, 8 राज्यों के। देवीलाल, शरद जोशी, कुंभाराम आर्य, कर्पूरी ठाकुर उनके दरबार में बैठते थे और शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ये लोग और थोड़ा बाहर बैठते थे। क्या आज क्या स्थिति बन गई? 2 जिले 2.5 जिले की बहस में पड़ रहे हैं सब लोग। हाँ भाई शैलजा का क्या कहना चाहते? क्या कहना चाहते? अमिताभ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरे मित्र बोल रहे थे जी, तर्क का जवाब दिया जा सकता है, कुतर्क का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये मुझे कुतर्क लगा, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और आपने अडवाणी जी की बात की थी, मुझे नहीं मालूम आप इन सबको पता होगा, आपको जरूर पता होगा। जब अडवाणी जी थे तो उनकी बेटी को टिकट देने की बात हुई थी और अडवाणी जी ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जिस परिवारवाद का मैं विरोध करता हूं और उसी परिवारवाद को मैं अपनी पार्टी में नहीं डालूंगा, और उन्होंने अपनी बेटी को टिकट देने से मना कर दिया था। ये आपको शायद पता होगा, मुझे मालूम है होगा। और जो परिवारवाद की बात हो रही है मेरे दोस्तों, परिवारवाद की बात ये हो रही है सर, अरे भाई सर, मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, वो थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बर्दाश्त विचलित मत होइए, बताते चलिए अनुराग ठाकुर जी कौन है, बताते चलिए जब जनता जाने चैनल के माध्यम से। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। किसी पुराने राजनीतिक के बेटे हैं और दोबारा वो राजनीतिक में है, सत्ता में है, लेकिन उनके हाथ पिताजी मुख्यमंत्री थे। अरे भाई कब मना कर, राजनीतिक और कैसे बोले भाई, और कैसे तो बोले और किस तरह से बोले, बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या ठाकुर साहब अकेले डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा? कभी नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए तो अमित शाह जी और मोदी जी हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अमित शाह जी और मोदी जी हैं। मैं उसके लिए परिवारवाद बताता हूँ। 2012 का मुलायम सिंह सांसद, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, राम गोपाल सांसद, डिम्पल यादव आदरणीय राजनाथ सिंह यादव सांसद, तेज प्रताप सांसद, शिवपाल यादव विधायक, अंशुल यादव जिला पंचायत, रघुला यादव अंचक सिंह ब्लॉक प्रमुख, प्रेमलता यादव जिला पंचायत, सरला यादव निदेशक, आदित्य यादव अनुराग यादव। ये कलयुग है, सुनिए मिश्रा जी, कलयुग है। और अरुण सिंह जी की क्या योग्यता है? अरुण सिंह जी की अपनी दस्ता बताइए। कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह, इनकी क्या योग्यता रही है? सुनिए ना, बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। आप नहीं बताइए, आपका जब बात आएगी तो आप शिष्टाचार नैतिकता की बात करने लगते हैं। आप बताइए, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर के बेटे संदीप, जिनका परिवार है वो परिवारवाद कर रहे हैं, जिनका परिवार ही नहीं है वो परिवारवाद क्या करेंगे? उनकी पार्टी के क्या बात करते हैं आप? मैं रविंद्र जी जवाब तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी नाम लिए आपने, क्या उसमें से कोई भी ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं। क्या ये बता सकता है कि अगला उसके लिए 2 लोग तय हैं महोदय, अरे उसके लिए 2 लोग तय हैं। और मैं आपको उदाहरण से कह रहा हूँ,
मैं बड़ी जिम्मेदारी से आदरणीय सुनिए इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर में रैली थी, सुन लीजिए 2014 में रैली थी और एक स्लोगन आया, अब की बार भाजपा सरकार, लोगों ने खंडित किया कि नहीं अब की बार मोदी सरकार। 2014 का स्लोगन याद है कि नहीं याद है? अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा बेवकूफ नहीं बना सकते आप। आपके सामने अमिताभ खड़ा बैठे हैं, मैं आपके सामने इस बात को पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, क्या इस बात को आप काट पाएंगे कि अब की बार भाजपा सरकार को खत्म किया गया, अब की बार मोदी सरकार कहा गया 2014 में? इस बात को झुठला सकते हैं भाजपा के मित्र? क्या भाजपा के मित्र इस बात को झुठला सकते हैं? ठीक है भाई, कुछ त्रिपाठी जी कह रहे हैं। रविंद्र पटेल रुके, ये रविंद्र पटेल ने आज काम गड़बड़ किया, इन्होंने शो के दौरान कॉफी पी ली, इसीलिए बीपी बढ़ गया। शो के दौरान कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी, शरबत वगैरह को लेना चाहिए था। हाँ त्रिपाठी जी की बात सुनो भाई, त्रिपाठी जी बताओ। मैं अमिताभ जी जो पीछे बात हो रही थी उसमें एक टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं कि क्या हम ये उदाहरण भूल चुके हैं कि मनमोहन सिंह साहब 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे? क्या ये उदाहरण ठीक नहीं है कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब बने? बटन वाला प्रधानमंत्री कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने दिखाया कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होती है। आज जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है, वो यही तो परमाणु के कारण उतरी हुई है कि आप एक मनमोहन मोड, आप ये देखिए बटन वाला प्रधानमंत्री क्या होता है। मनमोहन सिंह जी के मोड को ही मनमोहन मोड बोला जाता है। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र है। आदरणीय अमिताभ सर, ये भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन और बटन नहीं कह रहे हैं। ये इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये एक नेशनल चैनल पे इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खंडन करता हूँ, मैं घोर भाषा करता हूँ। नहीं होता है, कांग्रेस माफी मांगनी होगी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपमान की बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है अमिताभ, ठीक। रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ बाबू, आप सब लोग रुक जाओ। बड़ी झाँव कर दिया आप लोगों ने। मिश्रा जी, दो बातें बड़ी साफ हैं, जिसे को है गीत कि हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, लेकिन पोजीशनिंग का एक बड़ा संकट होता है। आप जिस आसन पर बैठे हो तो उस आसन की कुछ मर्यादा होती है, तो फिर अब ठीक है भाई, फिर तो तीन तरह का सत्य है, अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य, पूर्ण सत्य, तो फिर कोई न कोई चुनना पड़ेगा। लेकिन मूल विषय क्या ये नहीं है देश के सामने कि फैसला करने की सर्वोच्च ताकत वंश के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो, बस यही तो मूल बात है। बाकी इसमें कहाँ है कि सब लोगों को घर से निकाल दो, सबके कपड़े उतार लो, भिखमंगा भिखारी बना के भेज दो सबको? नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो भी नहीं, उनके लिए मकान बनवाओ, गाड़ी हो, घोड़ा हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, काम करो। कोई मास्टर हो, कोई दरोगा हो, कोई टीचर हो, कोई चुनाव लड़े, कोई कुछ करे, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पीढ़ियों से हमको ये पता हो कि भाई अध्यक्ष तो यही रहेंगे और सरकार आ जाएगी तो सरकार के मुखिया भी यही रहेंगे, उसके बाद दूसरी बात करो दूसरे के लिए। मिश्रा जी। जी देखिए अमिताभ जी, क्या है, आप कितना भी किसी भी पार्टी में परिवारवाद लेके उनको कुर्सी पे बैठा दीजिए, सर्वोच्च कुर्सी पे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो फेल्योर ही रहेगा। इसका उदाहरण आपने बता दिया कि राहुल गांधी जी 89% 90% चुनाव हार गए। हमारे एक मित्र बोल रहे थे, रामचरितमानस का उदाहरण दे रहे थे कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। उसी रामचरितमानस में तो ये भी लिखा है कि सकल पदार्थ जग में माही, कर्महीन नर पावत नाही। जितना आप कोस रहे हैं उतना ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से आप और आपके नेता काम कर लेते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। आप लोग सत्ता में बैठे होते। हमें कोई गुरेज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, सभी लोग अच्छा करें और सत्ता में बैठे। सवाल ये है, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि परिवारवाद जब तक छोटा मोटा कोवा है, सांप का बच्चा है, तब तक तो सही है, चल जाता है। जब वो भीम का एनोकांडा और अजगर में बदल जाए और ये हो जाए कि एक पर्टिकुलर भूभाग में, क्षेत्र में कोई चलेगा ही नहीं, पत्ता भी नहीं मिलेगा,
तो वो राष्ट्र के लिए घातक होना शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन में रह करके अगर कोई परिवार का कोई सदस्य बढ़िया अब काम कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसको जनता सर माथे पे बैठा लेगी। मैं बोलता हूं, आप ये देखिए, हमारे यहाँ पुराने जमाने में परिवारवाद राजतंत्र चलता था, लेकिन लोकतंत्र से ज्यादा खुशहाली थी, क्योंकि वहां इतने डिसिप्लिन्ड, उनके लिए इतनी अग्नि परीक्षा होती थी कि जो राजा बनता था 50 तरीके के त्याग और निपुणता और उनके लिए मापदंड होते थे। बड़ा पुत्र होने का मतलब ही होता था कि आपको अग्नि परीक्षा से पल पल गुजरना है, परीक्षा यहाँ देनी नहीं है, बस कुर्सी पे बैठ जाए, ये चीज खतरनाक है। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा 1 घंटे की बहस के बाद, और वो समझना जरूरी है। आज आप किसी पार्टी में, कल किसी में रहेंगे, और देश तो अनंत है, चलता रहता है। हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, हम नहीं थे तब भी चल रहा था। नोएडा में एक बड़े कारोबारी हैं, रविंद्र पटेल जैसे जो नौजवान लोग हैं राजनीति में, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, बड़े कारोबारी हैं। उनका इकलौता बेटा रविंद्र ऑस्ट्रेलिया से MBA और ये क्या क्या होता सब पढ़ के आया, बड़ी भारी पढ़ाई। इसी में सब उत्तर हो जाएगा परिवारवाद तो सब सारे बात का। तो रात में खाने पर डाइनिंग टेबल पे परिवार मिलता है, बड़े लोग हैं, उनके अपना सिस्टम होता भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिस्तर पर पराठा खा लिया, वहाँ तो सब व्यवस्था रहती। तो उन्होंने कहा अग्रवाल साहब ने अपनी पत्नी से कि भाई इनको बोलो बेटे के लिए, बेटा बड़ा हो जाता तो ज़्यादातर पिता पत्नी के थ्रू बात करते हैं, माँ के थ्रू। बोले इनको बोलो कल से ऑफिस आए। ठीक है जी। पिता अलग चले गए, बाबू साहब अपनी मर्सिडीज से बेहतरीन अरमानी का सूट वूट पहन के और बढ़िया विदेशी चश्मे वश्मे लगा के, खुशबू उशबू फुरेरी पहुंचे और चेयरमैन के केबिन में गए, यानी अपने पिता के, और कहा कि पापा मेरा केबिन किधर है, मेरे पर्सनल स्टाफ से मिलवा दीजिए मुझे। उन्होंने कहा है केबिन, पर्सनल स्टाफ, क्या सोच के आओ बाबू। उन्होंने फ्लोर मैनेजर को बुलाया। समझिए कि मेरी बात, मैं ऐसे परिवारवाद पर निछावर हूं। फ्लोर मैनेजर को बुलाया, GM को नहीं। जैसे मान लो त्रिपाठी जी, तो बोले भाई त्रिपाठी जी ये जानते? बोले हाँ साहब जानते हैं। बोले आज तो ये ऐसे कपड़े पहन के आए, तो आज तो नहीं, कल इनको टाइमिंग बता दो, इनकी रोस्टर में ड्यूटी लगाओ और फ्लोर पे इनको अपनी टीम में रखो और सिखाओ काम। क्या हमको बता रहे थे अग्रवाल साहब 3 दिन तक राजकुमार शहजादे ने खाना नहीं खाया। हमने कहा 3 दिन ना खाओ, 300 दिन नहीं खाओ, करना यही पड़ेगा। क्या बोले मेरे मरने। उन्होंने क्या कहा, यही इस बहस का उत्तर है। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने कहा ऐसा इतना भी जलील मत करो यार, मालिक का लड़का मालिक ही होता। बोले भाई साहब नहीं, मैं चाहता हूं मेरे मरने तक या मेरे अशक्त होने तक ये इतना सब काम सीख जाए कि जब इसको ये चेयर मिलेगी इसी को मान लीजिए, तो जो काम करने वाले हैं वो लोग इसको सहज रूप में अपने से श्रेष्ठ माने। इसलिए नहीं कि मेरा वंशज है। ये वंशवाद का उत्तर है। ठीक, इस पर जाके रात में विचार करना, और इस बात में अगर खोट लगे तो हमको टेलीफोन करना। ऐसा कर दीजिए सब निछावर। हम रविंद्र पटेल से अच्छा जानते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छा संगठन कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कमान नहीं आएगी, पटेल की आएगी। क्यों? पटेल कुछ नहीं जानते हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव हारना तय है, लेकिन आएगी इन्हीं की कमान। तो भाई साहब फिर मैं तो भाई इसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं भारत की उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता हूं। और एक बात शायद त्रिपाठी जी ने कही, उस पर भी एक बात कहूंगा जो मैंने खुद की, मतलब मैं उसमें एक पार्ट हूं। UPA 1 की सरकार आई, पहली बार टीवी पे बता रहा हूं, मनमोहन सिंह जी की चर्चा चली है। मैं उनको भारत के बहुत विनम्र प्रधानमंत्रियों के रूप में मानता हूं। है? शास्त्री जी और मनमोहन सिंह 2 लोग बहुत विनम्र थे। क्या? बाकी सब में तो ठीक है, और अटल जी तो खैर अद्भुत थे ही। चरण सिंह तुनुक मिजाज थे, पंडित जी तुनुक मिजाज थे, इंदिरा जी तो आयरन लेडी थी ही, लेकिन ये लोग विनम्र थे। जब इन्होंने चार्ज लिया और सोनिया जी ने इनको बना दिया सब, और पहली बार जब ये साउथ ब्लॉक आए मिश्रा जी, तो उस वक्त मैं एक देश के हिंदी के सबसे बड़े अखबार के नेशनल ब्यूरो को हेड कर रहा था दिल्ली में।
मेरी बीट थी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो मनमोहन सिंह जी जब आए, रविंद्र आप भी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी आप भी, ताकि ये भ्रम भी दूर हो जाए कि रियल पावर कहां। बाकी तो गूगल के जरिए बताएंगे। मैं बताऊंगा कि जो मैंने देखा, उन्होंने एमओएस प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पृथ्वीराज चौहान से लेके और जो नीचे ओएसडी मतलब जो सेक्शन ऑफिसर तक था पीएमओ का, सबकी एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई मनमोहन सिंह जी ने, फर्स्ट मीटिंग इंट्रोडक्शन। और उसमें डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने उस पर खबर छापी थी, उस खबर के बाद मुझे बुलाया गया और मैं मिला डॉक्टर साहब से। गलत होती तो मुकदमा हो ही जाता, प्रधानमंत्री का मामला था त्रिपाठी जी, ये तो आप जानते ही हो, मुकदमा हो जाता, खंडन छपाते, कॉफी तो नहीं पिलाते। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये मैंडेट, बोले आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कंपनी की चेयरमैन सोनिया जी हैं, मुझे अधिकतम समझिए तो सीईओ समझ लीजिए, क्या मालिक सोनिया जी हैं इसकी, मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक हो सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मनमोहन सिंह सेड दिस, मैंने छापा और उसके बाद मिला प्रधानमंत्री से, पृथ्वीराज चौहान ने हमको कॉफी पिलाई। तब केवल नरसिंह राव थे, तो नरसिंह राव के समय में फिर जूतों में दाल बटी की नहीं बटी, पार्टी टूटी की नहीं टूटी, त्रिपाठी जी को पता होगा। राव साहब को कहा गया कि वो जॉर्ज विंसेंट जॉर्ज ऐसा चाहते, उनने कहा जॉर्ज कौन है भाई, बोले इनको नहीं जानते, दैया फिर ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैसे रह सकते। वो भी आंध्र प्रदेश के तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनने कहा भाई मैं तो नहीं जाता था जनपद किसी कहने से, तो पार्टी टूट गई थी। ये है परिवारवाद, मसला यहां पर है मित्र। और इस बात को नौजवानों को पक्ष लेना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी का परिवार था, लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार था, वाजपेयी जी की दत्तक पुत्री थी, दामाद था, किसी को भी चुनाव लड़ा सकते थे ये लोग। भाजपा की तीन पहचान अटल, आडवाणी, जोशी, क्या मूर्ति नहीं थी, और 10 साल रहे, कोई हाथ पकड़ लेता इनका। कौशल कांत जिंदाबाद का नारा लगाते, कहते बहुत ही सही काम किया, हम तो पहले कह रहे थे बहन जी को भी दो, भाई साहब को भी दो टिकट, दे सकते थे, नहीं, टिकट देने में आपत्ति नहीं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चरण सिंह जी का बेटा कहीं से शुरुआत करे, 2, 4, 5, 10 साल सीखे, या अजीत सिंह जी का बेटा 10-5 साल सीखे। नहीं, पहले दिन से ही मालिक वाली कुर्सी पर बैठेगा, घोषित तौर पर बैठे चाहे अघोषित तौर पर बैठे, बड़े बड़े बूढ़े आके उसको कोर्निश करेंगे। ये बात खराब है, ये बात समस्या में है, बाकी कोई समस्या थोड़ी ना। वंशवाद सात्विक ढंग से हो तो बुरा नहीं, लेकिन जब वो इस ढंग से होता है तो आपको तो त्रिपाठी जी इतिहास देख लो, बाबर से लेके और मोहम्मद शाह रंगीले तक, क्या सील मोहर सबके पास थी, वो बादशाह है हिंदुस्तान, लेकिन क्या दशा थी, लाल किले से पालम तक बच गई थी सल्तनत। कितनी? पालम एयरपोर्ट वाली जगह से लेकर लाल किले तक के बादशाह बचे थे, क्या कर्मों से ही ना। विक्रमार्जित राजस्यम, आपके पराक्रम से राज रहता है। मुलायम सिंह जी चरण सिंह जी के वारिस तो नहीं थे ना, क्या, लेकिन सारी विरासत उनके पास आ गई। लालू यादव किसी के वारिस थे क्या? नहीं ना, उनके पिताजी तो कुछ नहीं थे ना। लालू यादव के बेटे वो पराक्रम नहीं कर पा रहे जो लालू यादव ने एक गैर राजनीतिक पिता के पुत्र होने के बाद कर दिया। नीतीश बाबू, उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं, ये अंतर है ना। ममता बनर्जी, क्या आकाश उतना ऊंचे जा पाएंगे उनके भतीजे अभिषेक? नहीं ना,
मायावती, परिवार में कोई नहीं था, वो छोटे बैकग्राउंड से थी। चरण सिंह जी और इतने ईमानदार लोग, ठीक बात कही रविंद्र ने। अजीत सिंह को जब विदेश भेजने की बात आई तो चरण सिंह को जमीन बेच के विदेश भेजना पड़ा अजीत सिंह को, वरना इतने बड़े नेता तो थे ही, इशारा कर देते तो सिस्टम लग जाता कि भाई ठीक है, भेजना क्या, खर्चा भी उठा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो परिवारवाद है ना मित्र, ये प्रतिभाओं की, संभावनाओं की भ्रूण हत्या भी करता है। मैं खिलाफ खड़ा होता अगर जैसे राजनाथ जी की बात आई, कल्याण सिंह जी की बात आई, ठीक, अगर कल्याण सिंह जी जैसी पावर कल्याण सिंह के लड़के को दे दी जाती कि आप उनके चूंकि जैविक पुत्र हैं इसलिए, अगर पंकज सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता और गृह मंत्री बना दिया जाता तो आपत्ति उठाता मैं। आप गौतम बुद्ध नगर से विधायकी लड़ाना चाहते, लड़ाइए, 403 लोग लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल जी केवल टिकट तय करेंगे, कभी दूसरों को मौका दीजिए, वो आपकी टिकट तय कर दें, आप कहां से लड़ेंगे? नहीं, वो भी तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, है ना? दीजिए अवसर। प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ेंगी, क्या करेंगी, केबी त्रिपाठी क्यों नहीं तय करें? संगठन में नया रक्त आते रहना चाहिए। ब्लॉकेज हो जाता है नसों में, रक्तवाहिनी नलिकाओं में ब्लॉकेज हो जाता है मित्र। मेरा तो कोई नहीं, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, सपा रहे, बस बढ़ के मेरा ना हित है ना अहित है। देश के हित में काम करो, जय जय। फिर भी मैं इसके पक्ष में हूं। यह तय नहीं होना चाहिए कि मोदी के बाद कौन, नहीं भाई, ये पार्टी, संगठन, करोड़ों लोग, देश, ये लोग तय करें कि आप भी लिख के पर्चा रख जाओगे। नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, कैसे सबको पता हो? नहीं, राजनाथ जी का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो भी मैं आपत्ति करता। यह है ना समझ की बात। यही मूल विषय है जो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। धन्यवाद।